हेलो, आज समझते हैं भूगोल का दूसरा पार्ट। इसका देखो पहला अध्याय हम लोगों ने समझ लिया था, और इसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, देखो दूसरे अध्याय में किस किस के बारे में पढ़ेंगे ये सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, देखो महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में पढ़ेंगे, भूकंप कैसे आते हैं, तथा ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी ये जिसमें लावा निकलता है उसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। ठीक, इस पार्ट में और भू अभिनति का भी करेंगे, और प्लेटें को भी, जो प्लेट होती है पृथ्वी में प्लेटें, उसकी भी संकल्पना देखेंगे कैसे कहाँ है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे की तरफ। ठीक, समझते हैं। देखो सबसे पहला प्रश्न हमारा यह है, संकुचन पर आधारित दो सिद्धांत तथा उनके प्रतिपादकों के नाम लिखिए। ठीक है, जो संकुचन सिद्धांत है वो किसने दिया है। ठीक है, ये समझते हैं। देखो चतुफलकीय सिद्धांत जो दिया है लेथियन ग्रीन ने दिया है, तथा दूसरा जो है स्थल सेतु सिद्धांत ये ग्रेगरी ने दिया है। ठीक है, ग्रेगरी ने दिया है। ठीक, समझते हैं दूसरा। होम्स ने महाद्वीपों के विस्थापन के लिए किस सिद्धांत पर प्रतिपादन किया है। ठीक, होम्स ने महाद्वीपों के विस्थापन के लिए सन 1928 से 1929 में संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, ध्यान रखना कौन सी तरंग थी, संवहन। ठीक, ध्यान रखना। तो कुछ छोटे छोटे प्रश्न ध्यान रखोगे तभी बड़े ध्यान रखेंगे। ठीक है, रह पाएंगे। ठीक है, इसलिए छोटे से पढ़ेंगे फिर उसके बड़े बड़े भी समझेंगे। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है क्या नहीं, इसको आगे देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक, तीसरा प्रश्न समझते हैं। महाद्वीप विस्थापन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया। देखो महाद्वीपीय विस्थापन का सुझाव सर्वप्रथम ग्रिफिथ ने टेलर ने दिया। ठीक है, ग्रिफिथ जो टेलर थे उन्होंने दिया, उनका नाम था। ठीक, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादक कौन थे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक अल्फ्रेड वेगनर थे। कौन थे, अल्फ्रेड वेगनर थे इसके प्रतिपादक। ठीक, समझ गए किसके सिद्धांत के, महाद्वीपीय विस्थापन। ठीक है, दूसरा पांचवा प्रश्न है हमारा, अंगारा लैंड में कौन कौन से भूखंड सम्मिलित थे। ठीक है, जो अंगारा लैंड है आगे भी इसको समझेंगे, चिंता लेने कोई बात नहीं। ठीक, अंगारा लैंड के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका आता है। ठीक है, अंगारा लैंड में। ठीक है, यूरोप आता है तथा अधिकांश एशिया सम्मिलित है। ठीक है, इसमें एशिया का भी कुल भाग इसमें सम्मिलित है। ठीक, समझते हैं आगे। गोंडवानालैंड में कौन कौन से भूखंड सम्मिलित थे। ठीक है, जो गोंडवानालैंड है उसमें दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, अफ्रीका है, प्रायद्वीप भारत भी है इसमें। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है तथा आर्कटिका सम्मिलित थे। ठीक, समझते हैं। गुरुत्व विसंगति से क्या अभिप्राय है। गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित करने वाले कारकों को ध्यान में रखकर भूमापन करने पर प्राप्त त्रुटि रहित परिणाम की तुलना साहुल रेखा द्वारा प्राप्त परिणाम से करने पर जो अंतर पाया जाता है उसे गुरुत्व विसंगति कहते हैं। ठीक, समझ गए आप लोग, नहीं समझे एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, इसको नंबर 8 प्रश्न क्या है, भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। देखो जो भू संतुलन जो शब्द है ये सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये एक नंबर में जरूर पूछेगा। ठीक है, भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी भूवैज्ञानिक डटन ने 1889 ईस्वी में किया था। ठीक है, किसने किया था, डटन ने। किसने किया था, डटन ने 1889 ईस्वी में किया था। ठीक, ध्यान रखना। ठीक, आगे समझते हैं। ठीक, 9वां प्रश्न हमारा यह है, क्षतिपूर्ति तल किसे कहते हैं। देखो क्षतिपूर्ति तल किसे कहते हैं इसको समझते हैं। भूगर्भ यानी जो भूगर्भ में स्थित ऐसा तल जहां पर ऊंचे उठे भाग एवं नीचे धसे हुए भागों का दाब समान रहता है, क्षतिपूर्ति तल या समदबाव तल कहते हैं। ठीक है, क्षतिपूर्ति तल समझ, जहाँ पर कोई से मान लो आप देखते हैं जमीन पर भी कहीं पर उठा होता है, जैसे पहाड़ों वाले एरिया में कहीं की मिट्टी उठी होती है, कहीं की मिट्टी बिल्कुल धस जाती है जमीन में, वो उस प्रकार समझते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति तल कहते हैं। ठीक है, इसे समदाब तल भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा समझते हैं, होफोर्ड तथा बोबी के अनुसार क्षतिपूर्ति तल की गहराई कितनी है। ठीक है, इन लोगों ने गहराई के पता लगाया है, देखो कितनी है। होफोर्ड तथा बोबी के अनुसार क्षतिपूर्ति की गहराई 96 किलोमीटर है। कितनी है, 96। यानी जो कहीं का पृथ्वी जो धस जाती है
जमीन में कहीं गड्ढा हो जाते हैं, वो कितनी लोग बताइए, गहराई 96 किलोमीटर। ठीक, समझ सकते हैं 96 किलोमीटर बहुत होता है। ठीक है, पृथ्वी से गहरा। ठीक है, उठता भी काफ़ी, जैसे माउंट पूरा बहुत उठ जाते हैं पहाड़ भी। ठीक, भूकंप को परिभाषित कीजिए। ठीक है, समझते हैं ना भूकंप क्या है। भूकंप को परिभाषित कीजिए। स्ट्राहाल के अनुसार भूकंप भूतलीय धरातल का कंपन है। इनके अनुसार क्या है? भूकंप भूतलीय धरातल का कंपन है। यानी जो भूतलीय मतलब धरती मतलब धरती का कंपन है, यानी धरती जो है हल्के हिलना, या जैसे घूमती है धरती तो पृथ्वी बिल्कुल नहीं घूम रही, उसी हिसाब से ये बता रहे हैं धरती का ये सिर्फ कंपन है। इससे कोई चीज़ हिलेगी, गोल गोल घूमेगी तो थोड़ा बहुत कंपन तो आएगा। उसी हिसाब से ये बता रहे हैं कि भूकंप आते हैं। ठीक है, जिसका विस्तार क्षीण कंपन से प्रचंड कंपन तक है। ठीक है, इनने बताया कि छोटे भूकंप से ही बड़े भूकंप बन जाते हैं। देखो, क्षीण कंपन से प्रचंड कंपन तक है। ठीक, भूकंप मूल केंद्र किसे कहते हैं? भूकंप आने के दौरान भूगर्भ में जिस स्थान से भूकंपीय तरंगों का उद्गम होता है वह भूकंप मूल या भूकंप केंद्र कहलाता है। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो समझने वाला प्रश्न है। देखो, भूकंप मूल यानी मूल मतलब केंद्र। देखो, भूकंप केंद्र किसे कहते हैं? देखो, भूकंप केंद्र, इसके ऊपर प्रश्न कोई समझ लेते हैं। देखो, भूकंप केंद्र यानी केंद्र मतलब क्या? जहाँ इसका उद्भव हुआ है वहीं उसका केंद्र होगा कि नहीं होगा। यानी भूकंप कहाँ से, ऐसे मिट्टी, कभी कभी आपने देखा होगा मिट्टी से जा रहा है, हवा जा रही है, संग गोल गोल बन जाता है। तो उसी हिसाब से अगर जहाँ पर से शुरू हुआ है बनना तो वहीं पर तो उसका केंद्र है कि नहीं, वहां पर से बना। ठीक है, उसी प्रकार से भूकंप मूल केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, जैसे भूकंप कहीं बनता है तो तरंगों का उद्गम होता है, भाई भूकंप मूल या भूकंप केंद्र कहलाता है भूगर्भ। ठीक, जहाँ पर बनता है भूकंप वही भूकंप केंद्र कहलाता है। ये ध्यान रखना, बस इतना ही लिखा है ना, सही है। देखो, यहाँ पर हम सिर्फ समझाते हैं, किताबी ज्ञान नहीं है। ठीक है, हम आपको सिर्फ समझाएंगे। ठीक, समझते हैं आगे। हाँ, भूकंप तरंगे किसे कहते हैं? प्रश्न हमारा क्या है? भूकंप तरंगे किसे कहते हैं? देखो, भूकंप उत्पत्ति के केंद्र से धरातल के नीचे। ठीक है, भूकंप उत्पत्ति के केंद्र से धरातल के नीचे चारों ओर चलने वाली तरंगों को भूकंप तरंगे कहते हैं। देखो, तरंगे किसे कहते हैं ये ध्यान रखें। देखो, जैसे भूकंप, जैसे मान लो कोई ये भूकंप है आपका, ये वाला ये भूकंप है, और उसके चारों ओर जो है हवाएं नाच रही नहीं, ऐसे से गोल गोल घूमता है, नहीं घूमता है। उसी हिसाब से इन्हीं को इन्होंने तरंगे कहा है। क्या कहा है? तरंगे। ठीक, ध्यान रखना, भूकंप तरंगों से चलने। ठीक है, धरातल के नीचे, यानी देखो धरातल के नीचे चारों ओर चलने वाली। ठीक है, यानी जो चारों ओर चल रही नहीं चल रही, चारों ओर चलने वाली तरंगों को भूकंप कहते हैं। जो गोल गोल घूमता है हवा, जो उसी को क्या कहते हैं? तरंगे कहते हैं। ठीक, समझ गए? भूकंपीय तरंगों से चलने से, भूकंपीय तरंगों मतलब क्या? हवा। ठीक है, इसी हिसाब से हवा को बता रहे हैं। भूकंपीय तरंगों के चलने से जन धन की अपार हानि होती है। देखो, जन मानते मनुष्य। ठीक है, या चिड़िया, पशु पक्षी। ठीक है, इनका ही कभी घोंसले टूट जाते, कभी आपने आने में देखा होगा, कौवे कुछ पूरे गिर जाते हैं, घोंसले गिर जाते हैं। उसी हिसाब से धन की भी बहुत हानि, किसी बिल्डिंग गिर गई, किसी की छत गिर गई, किसी की टीन उड़ी चली गई, इस हिसाब से। ठीक, समझ गए नहीं समझ गए? बहुत भूकंप आता है तो बहुत हानि होती है। ठीक है, इनकी तीव्रता ही भूकंप की विनाश लीला के स्वरूप को निर्धारित करती है। देखो, जब भूकंप आता है तो विनाश तो होता है थोड़ा। कभी सब जैसे गेहूं होता है तो कभी इतनी तेज हवा चल जाती है, सारा गेहूं लेट जाता है, उसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसी हिसाब तो कोई भी भूकंप हो तो विनाश लीला अगर धीरे है तो ज़्यादा विनाश नहीं करेगा, और भूकंप ज़्यादा तेज है, ठीक है, तो वो बहुत विनाश करता है। ठीक है, इन तरंगों, आगे समझते हैं, इन तरंगों से पृथ्वी के भूवर्ग की जानकारी भी प्राप्त होती है। ठीक, ये अप्रत्याशित तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। देखो, तरंगे, इन्हें बताया तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक, ये समझते हैं। देखो, पहली तरंग क्या है? इनकी प्राथमिक तरंगे हैं। कौन सी हैं?
प्राथमिक तरंगें। ठीक, ध्यान रखना, प्रश्न ये पूछ सकता है कि नंबर में। ठीक है, ये तरंगें कितनी प्रकार की होती हैं, तो आपको कहना है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सबसे पहले है प्राथमिक तरंगें, दूसरा है द्वितीय या गौण तरंगें। कौन सी है? द्वितीय या गौण तरंगें। तीसरी है धरातलीय तरंगें। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए? ठीक, समझते हैं 14वां प्रश्न। किन तरंगों को ध्वनि तरंग कहते हैं? किन तरंगों को ध्वनि तरंग कहते हैं? तो देखो, जो घर की सबसे पहली तरंग कौन सी? प्राथमिक तरंग है, उसको प्राथमिक तरंग को ही ध्वनि तरंग कहते हैं। देखो, जब भूकंप उठता है कहीं से तो वहां पर आवाज आती ही नहीं, सू सू, उसी में तो आवाज होती है। पहले सबसे पहले कोई छोटा हो चाहे बड़ा, आवाज आती नहीं आती। ठीक है, तो प्राथमिक तरंग को ही हम ध्वनि तरंग भी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना। ठीक, 15वां प्रश्न समझते हैं। विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ से कहाँ आते हैं? ठीक है, विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? तो पृथ्वी पर भाई ऐसी जगह तो होगी सबसे ज्यादा, जहाँ सर्वे किया गया होगा वहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो सर्वे के अनुसार बताया गया है विश्व में सर्वाधिक भूकंप जापान में आते हैं। कहाँ आते हैं? जापान। समझ, आप लोगों ने मोबाइल पर देखा भी होगा कि वहाँ घर जो हैं बने बनाए मिलते हैं, नीचे जो है उसके घरों के गोल गोल रख दिया जाता है, फिर ऐसे ऐसे डोलते रहे। जैसे भूकंप आता है तो बिल्डिंग गिरती नहीं है। ठीक है, जैसे नीचे जो है गोल गोल रख देते हैं बिल्डिंग जब बनाते हैं बीम में, उसी प्रकार जो भूकंप आते हैं तो झुक जाती है पर गिरती नहीं है, एक उसकी तरह घूम जाती है पर गिरती नहीं। ठीक, उसी प्रकार सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एक प्रश्न जरूर आएगा इससे। ठीक, ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग पर पड़ने वाले, पृथ्वी के आंतरिक समझ रहे, अंदरूनी भाग पर पड़ने वाले अत्यधिक ताप। ठीक, अत्यधिक ताप मतलब गर्मी, या दाब मतलब समझ गए प्रेशर। ठीक है, दाब के कारण आंतरिक भाग का लावा द्रवित अवस्था में पृथ्वी की सतह पर आने लगता है। देखो, पृथ्वी में लावा भी होता है, लावा है, जो चट्टानें होती हैं वो फट जाती हैं, कभी उसमें लावा निकलता है। लावा निकलता नहीं, वो क्यों निकलता? देखो, अत्यधिक दाब के कारण, अत्यधिक गर्मी हो जाती है। देखो, ज्वालामुखी कब फटता है? जब उसमें ताप ज्यादा हो जाता है। ताप ज्यादा हो जाती है, अंदर हीट, जो लोग अंदर ही अंदर बिल्कुल हीट होने लगते हैं, फिर एक संग फट जाता है। ठीक है, उसमें से क्या निकलता है? मैग्मा, लावा निकलता है। ठीक है, लावा द्रवित अवस्था में पृथ्वी की सतह पर आने लगता है। ठीक है, देखो भाई, फटेगा तो उसमें लावा निकलेगा। ठीक है, इस क्रिया को ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। उद्गार मतलब शुरुआत, उद्गार हो गया, किसी काम की शुरुआत हो गई, ज्वालामुखी वहां से फट गया है। ठीक, समझ गए नहीं समझ गए? आगे समझते हैं। देखो, लावा तथा मैग्मा में अंतर बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न, लावा तथा मैग्मा में अंतर बताइए। गुड क्वेश्चन। पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में द्रवित पदार्थ मैग्मा कहलाता है। ठीक है, जबकि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा यह मैग्मा पृथ्वी की सतह पर प्रकट होकर बहने लगता है, जिसे लावा कहते हैं। देखो, समझो, मैं आपको समझाता हूँ। तब तक ये चट्टान के अंदर रहता है ज्वालामुखी, ठीक है, जिसे कहते हैं आप मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। पृथ्वी को चट्टान के जब तक तो अंदर है तब तक वो क्या कहलाएगा? मैग्मा कहलाएगा। और जैसे ही बाहर निकला उसका नाम क्या हो जाएगा? लावा। क्या हो जाएगा नाम? लावा। समझ गए नहीं समझ गए? उसको क्या कहेंगे? लावा। ऐसे ये आपका है, ठीक है, वही उसी प्रकार। ठीक, समझ गए नहीं समझ गए? 18वां प्रश्न क्या है हमारा, देखते हैं। भूसन्नति क्या है? सामान्य अर्थ में भूसन्नति या भू अभिनति से तात्पर्य एक ऐसे जलीय गर्त से है। जलीय गर्त मतलब गड्ढा, गर्त मतलब क्या? गड्ढा से है जिसमें अपसादों का निरंतर जमाव होता है। अपसाद समझ ले, जो काफी लंबे समय से कचरा होता है, ठीक है, जमा हो जाता है, निरंतर जमाव होता रहता है। ये गर्त प्रायः लंबे तथा सकरे उछले सागरीय भाग होते हैं, ठीक है।
जहाँ पर कचरा जमा होता है सागर में तो उसको क्या कहते हैं? अवसाद। ठीक है, जो कचरा होता है उसे तो अवसाद कहते हैं, तो उससे क्या कहते हैं? भूसन्नति कहते हैं। जिनमें तल छटों के जमाव के कारण तली में धसाव होता रहता है। जिसमें तल छटों के कारण जमाव के कारण तली में दबाव या धसाव होता रहता है। जहाँ देखो जहाँ पर कचरा जमा हो जाता है तो वहाँ पर पानी निकलने के लिए तो नीचे नीचे पानी निकल जाता है, ऊपर कचरा रहता है। ठीक है, उसी प्रकार नीचे तो गड्ढा, फिर नीचे से पानी जाएगा, ऊपर कचरा है नीचे से पानी जाएगा तो नीचे भाई गड्ढा होगा कि नहीं होगा? उसी को कहते हैं भूसन्नति। समझ गए? ठीक, समझते हैं 20वां प्रश्न। मॉर्गन के अनुसार मुख्य प्लेटों की संख्या कितनी है? इन्हीं 2 प्लेटों के नाम लिखिए। ठीक, समझते हैं। मॉर्गन के अनुसार मुख्य प्लेटों की संख्या 6 है। देखो जो प्लेटें रखी हैं मॉर्गन के अनुसार कितनी बताई गई हैं? 6 बताई गई। कितनी बताई गई हैं? 6। ठीक, एक प्रश्न में पूछ सकता है प्लेटों की संख्या कितनी बताई गई है? 6। ठीक, इसमें 2 प्रमुख प्लेटें हैं। पहली है आपकी यूरेशियन प्लेट। ठीक है, यूरेशियन प्लेट। दूसरी है अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, समझ गए? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ध्यान रखिए।